कहते हैं कुछ लोग जन्म लेते ही अपने भाग्य में इतिहास लिखने की छाप लेकर आते हैं। उनकी हर सांस, हर कदम और हर फैसला देश की मिट्टी से जुड़ा होता है। सैम मानेकशॉ, जिन्हें प्यार से सैम बहादुर कहा जाता है, ऐसे ही एक शख्स थे। भारत की फौज के पहले फील्ड मार्शल, जिनका नाम भारतीय सेना के स्वर्णिम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। 4 दशकों के अपने करियर में उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध हो या 1971 की बांग्लादेश मुक्ति जंग, हर मोर्चे पर भारत का झंडा बुलंद किया। न दुश्मन की गोलियां उन्हें डरा सकी, न ही ताकतवर नेताओं का दबाव उन्हें झुका सका। उनके लिए सिर्फ एक मकसद था, हिंदुस्तान और उसकी सरहदों की हिफाजत। यह कहानी है उस सपूत की जिसकी हर धड़कन में जय हिंद की गूंज थी। आइए इस लीजेंड की दास्तान को शुरू करते हैं, जहां एक पारसी परिवार का लड़का भारत का गौरव बनने की राह पर निकला। सैम मानेकशॉ का जन्म एक ऐसे समय हुआ जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में एक परंपरागत पारसी परिवार में सैम का जन्म हुआ। उनके पिता हॉर्मुसजी मानेकशॉ पेशे से एक डॉक्टर थे। उनकी मां हिला मेहता एक साहसी और समझदार महिला थीं। हॉर्मुसजी मूल रूप से गुजरात के वलसाड़ में रहते थे। वहां उनकी जिंदगी सुखी थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें और बड़ा मुकाम दिलाने को बेकरार थी। हुआ ये था कि साल 1903 में हॉर्मुसजी ने फैसला किया कि वे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को लाहौर में स्थापित करेंगे। लाहौर में उनके कई दोस्त थे और वहां बेहतर मौके दिख रहे थे। सो वे अपनी पत्नी हिला के साथ वलसाड़ छोड़कर ट्रेन से लाहौर के लिए निकल पड़े। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जैसे ही उनकी ट्रेन अमृतसर पहुंची, हिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मजबूरन उन्हें अमृतसर में ही रुकना पड़ा। स्टेशन मास्टर और कुछ स्थानीय लोगों की मदद से हिला ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया। यह हादसा उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ बन गया। लाहौर जाने का प्लान अब टल गया। हॉर्मुसजी ने सोचा कि कुछ हफ्ते अमृतसर में रुककर हालात सामान्य होने का इंतजार करेंगे, लेकिन अमृतसर का माहौल, यहाँ के लोग और यहाँ की मिट्टी ने उन्हें ऐसा बांधा कि कब हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने सालों में। हॉर्मुसजी ने यहीं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की, जो जल्दी ही चल निकली। अमृतसर अब उनका घर बन गया और यहीं सालों बाद सैम मानेकशॉ ने इस दुनिया में कदम रखा। सैम मानेकशॉ परिवार के 5वें बच्चे थे। उनका जन्म उसी साल हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान उनके पिता हॉर्मुसजी ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की इंडियन मेडिकल सर्विस में कैप्टन के तौर पर सेवा दी। युद्ध के मैदानों में घायल सैनिकों की जान बचाते हुए हॉर्मुसजी की वीरता और समर्पण की कहानियां सैम तक पहुंचती थीं। छोटा सैम अपने पिता को देखकर बड़ा प्रभावित था। उसका सपना था कि वह भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। सैम का बचपन अमृतसर की गलियों में बीता। वह तेज तर्रार, हाजिर जवाब और जिज्ञासु बच्चा था। स्कूल में वह पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अव्वल था। 15-16 साल की उम्र में जब उसने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की तो उसने अपने पिता से एक बड़ा सपना साझा किया। वह लंदन जाकर मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहता था। सैम की आंखों में चमक थी और उसके इरादे पक्के थे, लेकिन हॉर्मुसजी ने उसकी इस इच्छा को सिरे से खारिज कर दिया। हॉर्मुसजी का मानना था कि सैम अब भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अकेले विदेश जाए। ऊपर से सैम का बड़ा भाई पहले ही लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि एक और बेटे को विदेश भेजा जाए। सैम का दिल टूट गया। उसका सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन सैम कोई ऐसा लड़का नहीं था जो हार मान ले। उसने मन मसोस कर अपने शहर में ही आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू सभा कॉलेज अमृतसर में दाखिला ले लिया। सैम ने कॉलेज में पढ़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन उसका मन अब भी कुछ बड़ा करने की चाहत में बेकरार था। वह डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुका था, लेकिन उसके भीतर का जज्बा अब भी जिंदा था। उसे नहीं पता था कि नियति उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रही थी। ठीक उसी वक्त एक नई राह ने सैम के दरवाजे पर दस्तक दी। यह राह उसे न सिर्फ भारत की फौज की ओर ले जाने वाली थी, बल्कि उसे सैम बहादुर बनाने वाली थी। हुआ ये था कि 1931 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सेना को और मजबूत करने की ठानी। फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड की अगुवाई में एक कमेटी बनी, जिसने सुझाव दिया कि भारत में एक मिलिट्री एकेडमी स्थापित की जाए। इस एकेडमी का मकसद था कि भारतीय युवाओं को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अधिकारी के तौर पर तैयार करना। इस सुझाव के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA की नींव पड़ी। IMA में दाखिले के लिए एक कठिन प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। यह वो मौका था जिसने सैम मानेकशॉ की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सैम का मन अब डॉक्टर बनने के सपने से हट चुका था। शायद यह उनके पिता की प्रेरणा थी, जो खुद प्रथम विश्व युद्ध में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर सेवा दे चुके थे, या शायद यह उनके पिता के खिलाफ एक बगावत थी, जिन्होंने उन्हें लंदन पढ़ने नहीं भेजा। कारण जो भी हो, सैम ने फैसला किया कि वे IMA में दाखिला लेंगे। उन्होंने पूरी मेहनत से तैयारी की और परीक्षा दी। जब 1 अक्टूबर 1932 को नतीजे आए तो सैम का नाम चमक रहा था। कुल 40 कैडेट्स में से सैम ने 6ठा स्थान हासिल किया।
ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने सैम के फौजी सफर की शुरुआत की। लेकिन जरा सोचिए, अगर सैम के पिता उस दिन लाहौर पहुंच गए होते तो शायद 1947 के बंटवारे में सैम भारत के बजाय पाकिस्तान का हिस्सा होते, या अगर उनके पिता ने उन्हें लंदन भेज दिया होता तो शायद सैम कभी फौज की राह न चुनते। ये संयोग ही थे जिन्होंने सैम को भारत का सच्चा सिपाही बनाया, और इस सिपाही का सफर अब एक लीजेंड बनने की ओर बढ़ रहा था। सैम मानेकशॉ का फौजी करियर शुरू होते ही उनकी प्रतिभा और जज्बा सामने आने लगा। साल 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, सैम को एक ऐसी जंग में उतरना पड़ा जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय सैनिकों की भारी कमी थी और सैम की काबिलियत को देखते हुए उन्हें डबल प्रमोशन देकर कैप्टन बना दिया गया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। सैम को बर्मा के युद्ध क्षेत्र में भेजा गया, जहां जापानी सेना के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी की भयंकर जंग चल रही थी। सितांग नदी के किनारे दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा था। सैम एक युवा कैप्टन के रूप में अपनी बटालियन को लीड कर रहे थे। उनकी नजर दुश्मन की हर चाल पर थी और उनका हौसला आसमान छू रहा था। लेकिन युद्ध का मैदान कोई खेल का मैदान नहीं होता। एक भयानक पल में जापानी सैनिकों की मशीन गन से निकली 9 गोलियां सैम के शरीर को भेद गईं। ये गोलियां उनके फेफड़ों, पेट, लीवर, आंतों और किडनी को छलनी करती हुई निकल गईं। सैम का शरीर खून से लथपथ था। कोई और होता तो शायद उसी पल हार मान लेता, लेकिन सैम कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे 36 घंटे तक युद्ध के मैदान में बेहोश पड़े रहे। उनकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उनका जज्बा अभी जिंदा था। आखिरकार उनकी बटालियन के एक सिख सिपाही शेर सिंह ने उन्हें देखा। शेर सिंह ने बिना वक्त गंवाए सैम को अपने कंधों पर लादा और पास के मेडिकल कैंप तक ले गए। मेडिकल कैंप में सैम की हालत देखकर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उनके शरीर में इतने घाव थे कि डॉक्टर ने उन्हें फिनिश्ड केस बता दिया। उनका कहना था कि सैम के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस समय मेडिकल संसाधन सीमित थे और डॉक्टरों का मानना था कि बाकी घायल सैनिकों को बचाने में संसाधन और टाइम लगाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन सैम की बहादुरी की कहानी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। उनके सीनियर मेजर जनरल डेविड टेनेंट कोवान, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के डिवीजनल कमांडर थे, खबर सुनते ही मेडिकल कैंप पहुंच गए। उन्होंने खून से लथपथ सैम को देखा, जो मौत की कगार पर खड़े थे। कोवान ने बिना देर किए सैम के सीने पर मिलिट्री क्रॉस पिन कर दिया। यह सम्मान युद्ध के मैदान में असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाता था, लेकिन उस समय यह क्रॉस सिर्फ मृत सैनिकों को ही मिल सकता था। कोवान को यकीन था कि सैम अब नहीं बचेंगे और वे चाहते थे कि सैम को यह सम्मान उनके जीते जी मिल जाए। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में यह सम्मान दे दिया। लेकिन सैम मानेकशॉ को मौत भी हरा नहीं सकती थी। शेर सिंह डॉक्टरों से सैम को बचाने की गुहार लगाता रहा और तभी एक चमत्कार हुआ। सैम को अचानक होश आ गया। उनकी सांसें फिर से चलने लगी। कैंप में मौजूद सर्जन ने हैरानी से शेर सिंह से पूछा, आखिर इस आदमी को हुआ क्या? सैम ने कमजोर लेकिन मजाकिया लहजे में जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मुझे एक गड्ढे ने लात मार दी है। यह सुनकर डॉक्टर हंस पड़े। उन्होंने कहा, जो आदमी ऐसी हालत में भी मजाक कर सकता है उसे तो बचाना ही पड़ेगा। यह सैम की वही हाजिर जवाब थी जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। उनकी यह बात डॉक्टरों को प्रेरित कर गई। उन्होंने सैम का इलाज शुरू किया और उसके बाद जल्द ही सैम ठीक हो गए। यहाँ मैं एक बात बताता चलूं कि साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, लाखों दिलों और सपनों का भी बंटवारा था। सैम मानेकशॉ, जो एक पारसी परिवार से थे, उनके पास मौका था कि वे पाकिस्तानी सेना में शामिल हो जाएं। लेकिन सैम का दिल भारत की मिट्टी से जुड़ा था। उनके लिए कोई दूसरा मुल्क सोचना भी नामुमकिन था। उन्होंने भारतीय सेना को चुना और यहीं से उनकी असली पहचान बनने लगी। उसके बाद सैम को गोरखा राइफल्स में तैनात किया गया। गोरखा सैनिक जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए मशहूर थे। सैम के लंबे और जटिल नाम सैम हरमुज्जी फरामजी जमशेद जी मानेकशॉ को बोलने में हिचकते थे। उन्होंने प्यार से उन्हें सैम बहादुर बुलाना शुरू किया। यह नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, यह उनके साहस, नेतृत्व और सैनिकों के प्रति उनके प्यार का प्रतीक था। बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर हमला बोल दिया। यह हमला कबायली विद्रोहियों की आड़ में किया गया था, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तानी सेना की साजिश थी। भारत के लिए यह एक मुश्किल वक्त था। ऐसे में सैम मानेकशॉ को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष थे, ये उनके भरोसेमंद रणनीतिकार बने। सैम ने कश्मीर में भारत की रक्षा के लिए योजनाएं बनाई और सैनिकों को दिशा दी। उनकी तेज दिमाग और निडरता ने उन्हें जल्दी ही सेना में एक अलग पहचान दिला दी। सैम सिर्फ खुद निडर नहीं थे,
वे अपने सैनिकों में भी यही जज्बा भरते थे। वे कहते थे, दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं और न ही किसी हालात से। अगर हम एकजुट हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। उनकी यह बात सैनिकों के दिलों में उतर जाती थी। फिर धीमे धीमे समय बीतता गया और फिर साल 1962 आया, जिसमें भारत चीन युद्ध ने भारत को हिलाकर रख दिया। चीन की सेना ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय सेना मुश्किल हालात में थी। सैनिकों का मनोबल टूट रहा था। सरकार का रवैया भी नकारात्मक था, जिससे सेना की हिम्मत और कमजोर हो रही थी। ऐसे में सैम मानेकशॉ को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कौल को हटाकर सैम को नॉर्थ ईस्ट में 4th कोर की कमान दी गई। यह भारत के लिए एक नाजुक मोड़ था। सैम ने जैसे ही मोर्चा संभाला, उन्होंने सैनिकों में नई जान फूंक दी। उनका पहला आदेश था, कोई पीछे नहीं हटेगा। जब तक मैं यहां हूं और मेरे लिखित आदेश के बिना भारतीय सेना एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। ये आदेश सिर्फ शब्द नहीं थे, यह सैम का अपने सैनिकों को दिया हुआ वचन था। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि टूटा हुआ मनोबल फिर से खड़ा हो गया। सैम खुद निडरता और अनुशासन के जीते जागते उदाहरण थे। वे सैनिकों के बीच रहते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें भरोसा दिलाते कि वे अकेले नहीं हैं। सैम मानेकशॉ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। इस युद्ध में भारत की जीत ने न सिर्फ बांग्लादेश को आजादी दिलाई, बल्कि सैम को दुनिया के महान सैन्य कमांडरों में शुमार कर दिया। युद्ध के बाद 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भारत में युद्ध बंदी के रूप में थे। उस समय सैम चीफ नॉन ऑफ आर्मी स्टाफ थे और इन युद्ध बंदियों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उनकी थी। सैम ने इस जिम्मेदारी को सिर्फ एक ड्यूटी नहीं माना, वे इसे मानवता की मिसाल बनाना चाहते थे। वे खुद युद्ध बंदी कैंपों में जाते और वहां की व्यवस्था का जायजा लेते। वे पाकिस्तानी सैनिकों से पूछते, क्या तुम्हें मच्छरदानी मिल रही है? क्या खाना अच्छा है? एक बार एक कैंप के दौरे पर सैम एक वॉशरूम में पहुंचे, जहां एक पाकिस्तानी सैनिक टॉयलेट साफ कर रहा था। सैम को देखकर वह सैनिक घबरा गया और सलाम करने लगा। सैम ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। पाकिस्तानी सैनिक शर्मिंदगी में अपने गंदे हाथों को देखकर रुक गया। सैम ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, मुझसे हाथ भी नहीं मिलाएगा? यह सुनकर उस सैनिक की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सर, अब मुझे समझ आया कि आप लोग इस जंग में क्यों जीते। हमारे अफसर तो अपने आप को नवाब समझते हैं और आप इतने बड़े कमांडर होकर भी हमसे इस तरह मिलते हो। सैम का यह व्यवहार सिर्फ उनकी उदारता ही नहीं, बल्कि उनकी नेतृत्व शैली का भी प्रतीक था। वे न सिर्फ अपने सैनिकों बल्कि दुश्मन सैनिकों के लिए भी सम्मान रखते थे। सैम का जज्बा और उनकी उपलब्धियां भारत की सीमाओं को पार कर गईं। 1971 की जीत के बाद जब सैम नेपाल के दौरे पर गए तो वहां के राजा महेंद्र ने उनकी बहादुरी को सलाम किया। उन्होंने सैम को रॉयल नेपाल आर्मी का ऑनरेरी जनरल का खिताब और एक तलवार भेंट की। यह सम्मान सिर्फ सैम के लिए नहीं था, इसने भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक नई परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के सेना प्रमुखों को ऑनरेरी जनरल की उपाधि देने का रिवाज शुरू किया। सैम मानेकशॉ की सेवाओं को भारत ने भी खूब सराहा। साल 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और फिर 1972-73 में उन्हें भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया। यह वो खिताब था जो भारतीय सेना में सबसे ऊंचा माना जाता है। उस समय कुछ लोग सैम के लिए भारत रत्न की मांग भी उठा रहे थे, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हो सकी। फिर भी सैम के लिए ये सम्मान मायने नहीं रखते थे। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था भारत की सरहदों की हिफाजत और अपने सैनिकों का भरोसा। सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के ध्रुव तारे थे। वे हमेशा अपनी जगह अटल रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सैम को यूं ही लोग सैम बहादुर कहने लगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वे सच में बहादुरी की ऐसी मिसाल थे कि बहादुर शब्द भी छोटा पड़ जाए। यह नाम सिर्फ एक उपनाम नहीं था, बल्कि सैम के साहस, ईमानदारी और देशभक्ति का प्रतीक था। वे मानते थे कि उनकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति है। न पद की चिंता, न सम्मान की लालसा, उनके लिए सिर्फ देश मायने रखता था। चाहे सामने दुश्मन की सेना हो या देश का कोई बड़ा नेता, सैम कभी किसी की चापलूसी नहीं करते थे। उनकी जुबान पर हमेशा सच होता था और उनकी हर बात में बेबाकी की बिजली चमकती थी। सैम की जिंदगी के कई किस्से उनकी इस बेबाकी की गवाही देते हैं, लेकिन एक ऐसा किस्सा है जो उनकी निडरता को सबसे ऊंचे पायदान पर ले जाता है। ये किस्सा है 1971 का, जब सैम ने देश की ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने भी सच बोलने से गुरेज नहीं किया। यह वही दौर था जब सैम ने अपनी रणनीतिक सूझबूझ से भारत को एक ऐतिहासिक जीत की ओर ले जाने की ठानी थी। हुआ यह था कि साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है,
वो पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहा था। इस जंग में भारत बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। लेकिन यह जंग सिर्फ सैन्य ताकत की बात नहीं थी, यह रणनीति, धैर्य और सही समय का खेल थी। अप्रैल 1971 में हालात बिगड़ते जा रहे थे। बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे, जिससे भारत पर भारी दबाव पड़ रहा था। इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक का मकसद था यह तय करना कि भारत कैसे जल्द से जल्द अपनी सेना को युद्ध में उतारकर बांग्लादेश को आजादी दिलाए। आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को भी इस बैठक में बुलाया गया। जैसे ही सैम बैठक में पहुंचे, इंदिरा गांधी ने उन पर सीधा सवाल दागा। उन्होंने कहा, शरणार्थियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सैम ने एक पल को भी नहीं सोचा। उनकी आवाज में वही बेबाकी थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने जवाब दिया, मैडम, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये जवाब सुनकर बैठक में सन्नाटा छा गया। सैम ने आगे कहा, जब आपने और आपकी सरकार ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह को समर्थन देने का फैसला किया, तब आपने मुझसे सलाह नहीं ली थी। अब जब आपके उस फैसले की वजह से शरणार्थी संकट पैदा हुआ है, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सैम का यह जवाब इतना तीखा था कि इंदिरा गांधी तिलमिला उठी। गुस्से में उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि सेना तुरंत पाकिस्तान पर हमला करे। यह समस्या सिर्फ युद्ध से ही हल हो सकती है। सैम ने फिर वही निडरता दिखाई। उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप युद्ध चाहती हैं तो युद्ध होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इस युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं हूं। यह सुनकर इंदिरा और बाकी नेता हैरान रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, सैम ने अपनी बात को तर्कों के साथ समझाना शुरू किया। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और उनकी रणनीतिक समझ बेजोड़ थी। सैम ने कैबिनेट को बताया कि अप्रैल में युद्ध शुरू करना भारत के लिए आत्मघाती हो सकता है। उन्होंने कहा, इस समय हिमालय के रास्ते खुल रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो चीन इस मौके का फायदा उठाकर हम पर पीछे से हमला कर सकता है। सैम की यह बात सिर्फ अनुमान नहीं थी, यह उनकी गहरी रणनीतिक समझ का नतीजा थी। वे जानते थे कि 1962 के युद्ध में चीन ने भारत को पहले ही धोखा दे दिया था और इस बार भी वह वही करेगा। सैम ने आगे समझाया, अप्रैल और मई का समय भारत में फसल कटाई का पीक सीजन होता है। इस दौरान देश की रेल और सड़कें अनाज की ढुलाई में व्यस्त रहती हैं। अगर हम अभी युद्ध शुरू करते हैं तो सेना को अपने हथियार, उपकरण और सैनिकों को सीमा तक ले जाने के लिए पर्याप्त ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। सैम की यह बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर गई। उन्होंने साफ कहा कि युद्ध के लिए सही समय और पूरी तैयारी जरूरी है। बिना सोचे समझे लिया गया फैसला भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सैम की इस बेबाकी और तर्कों ने इंदिरा गांधी को भी चुप कर दिया। सैम ने यहीं नहीं रुका। उन्होंने कैबिनेट को बताया कि उनकी आर्मर्ड बे डिवीजन में कम से कम 189 ऑपरेशनल टैंक होने चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 11 टैंक ही युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सुनकर वित्त मंत्री ने तुरंत सवाल किया, आखिर 189 टैंकों के बजाय सिर्फ 11 टैंक ही क्यों हैं? सैम ने पलटकर वित्त मंत्री की ओर देखा और बिना हिचके जवाब दिया, ये आपकी वजह से है जनाब। मैं पिछले 1.5 साल से टैंकों के लिए फंड मांग रहा हूँ, लेकिन आपकी मंत्रालय ने उसे मंजूरी ही नहीं दी। सैम का यह जवाब एक तीर की तरह था जो सीधे वित्त मंत्रालय की नाकामी पर लगा। बैठक में सन्नाटा छा गया। सैम ने फिर इंदिरा गांधी की ओर रुख किया और पूछा, मैडम, क्या आप अब भी मुझे युद्ध का आदेश देना चाहती हैं? यह सवाल इतना तीखा था कि इंदिरा गांधी के पास जवाब देने को शब्द नहीं बचे। गुस्से में उन्होंने तुरंत बैठक खत्म कर दी। लेकिन जैसे ही मंत्री कमरे से बाहर जाने लगे, इंदिरा गांधी ने सैम को रुकने का आदेश दिया। कमरा खाली होने के बाद सैम ने इंदिरा गांधी से सीधे पूछा, क्या मुझे अपनी शारीरिक या मानसिक सेहत के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मैं इन हालात में आपकी बात मानकर सेना को युद्ध में नहीं झोंक सकता। यह सवाल सैम की निडरता का सबूत था। वे जानते थे कि वे सही हैं और वे किसी दबाव में झुकने वाले नहीं थे। इंदिरा ने सैम का इस्तीफा ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। सैम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा काम है अपने देश के लिए लड़ना और हर जंग जीतना। इसके लिए मुझे सच बोलना जरूरी है और मैंने वही किया, लेकिन मैं आपको वह दूंगा जो आप चाहती हैं। यह सैम का वादा था, एक सिपाही का अपने देश और अपनी नेता को दिया गया वचन। सैम की दूरदर्शिता और धैर्य ने रंग दिखाया। अप्रैल की उस बैठक के 7 महीने बाद जब इंदिरा ने फिर पूछा, क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? सैम ने अपनी हाजिर जवाबी के साथ जवाब दिया, मैं हमेशा तैयार हूं स्वीटी। यह स्वीटी शब्द सैम की उस आत्मीयता का प्रतीक था जो वे इंदिरा के साथ साझा करते थे। दरअसल इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी पारसी थे और सैम कभी कभी इस पारसी रिश्ते की वजह से उन्हें प्यार से स्वीटी बुलाते थे, लेकिन वे ज्यादातर उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही कहते थे।
सैम ने अपने वादे को निभाया। दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू किया। सैम की रणनीति और सेना की ताकत ने न सिर्फ बांग्लादेश को आजादी दिलाई, बल्कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत थी और सैम इस जीत के नायक थे। इस युद्ध से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। सैम मानेकशॉ और याहिया खान, जो 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, वो 1947 से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सैम साथी थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। उस समय सैम के पास एक अमेरिकी मोटरसाइकिल थी जो याहिया को बहुत पसंद थी। बंटवारे के वक्त याहिया ने वह मोटरसाइकिल सैम से 1000 रुपये में खरीद ली, लेकिन पैसे कभी नहीं दिए। 1971 की जंग में जब पाकिस्तान ने हार मान ली और याहिया खान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो सैम ने मजाक में कहा, आज याहिया ने मेरी मोटरसाइकिल का कर्ज चुकाया, वो भी अपने आधे मुल्क के साथ। यह सैम की वही हाजिर जवाबी थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। सैम की बेबाकी और उनकी लोकप्रियता ने कई बार उन्हें मुश्किलों में भी डाला। 1971 की जीत के बाद उनकी शोहरत आसमान छू रही थी, लेकिन इसी बीच एक अफवाह उड़ी कि सैम सेना की ताकत का इस्तेमाल करके सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे हैं। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि इंदिरा गांधी भी सहम गई। उस समय इंदिरा अपनी सत्ता और नौकरशाही पर कड़ा नियंत्रण रखती थीं और ऐसी खबरें उन्हें बेचैन कर सकती थीं। इंदिरा ने सैम को तुरंत मीटिंग के लिए बुलाया और उनसे इस अफवाह के बारे में सवाल किया। सैम ने अपनी वही बेबाक शैली में जवाब दिया, मैडम, मेरी और आपकी नाक दोनों लंबी है, लेकिन मैं दूसरों के काम में नाक नहीं घुसाता। आप भी मेरे काम में नाक न घुसाएं। राजनीति और सरकार चलाना आपका काम है, उसे आप करें। सेना का नेतृत्व मेरा काम है, उसे मैं करूंगा। सैम का यह जवाब उनकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा का सबूत था। वे सिर्फ अपने देश और सेना के लिए जीते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सत्ता में कौन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सैम की यही बेबाक छवि उनके लिए मुसीबतें भी लेकर आई। साथियों, फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सबसे ऊंचा और सबसे दुर्लभ सम्मान है। यह एक ऐसा पद है जो सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि जीवन भर का होता है। भारतीय सेना के इतिहास में सिर्फ 2 लोग इस मुकाम तक पहुंचे, जिसमें एक थे सैम मानेकशॉ और दूसरे थे कोडंडेरा मदप्पा करियप्पा। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता। उसे अपनी पूरी जिंदगी यूनिफॉर्म, पूर्ण वेतन और आधिकारिक रैंक के साथ जीने का हक होता है। उसे एक सेरेमोनियल बटन भी दिया जाता है जो उसकी गरिमा का प्रतीक होता है, और उनकी मृत्यु तक उन्हें एक सेवारत अधिकारी के रूप में गिना जाता है। साल 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई। यह वह सम्मान था जिसके वे हकदार थे, लेकिन यह सम्मान अधूरा सा रहा। सरकार ने उन्हें वह सुविधाएं नहीं दी जो इस पद के साथ मिलनी चाहिए थीं। न आधिकारिक कार, न निवास, न स्टाफ और न ही ऑफिस। यहाँ तक कि उन्हें फील्ड मार्शल का वेतन भी नहीं दिया गया। इसके बजाय उन्हें मरते दम तक एक साधारण जनरल की पेंशन ही मिलती रही। मतलब सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का पद तो मिला, लेकिन उन्हें इससे जुड़ी सभी सुविधाएं तत्काल नहीं दी गईं। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल बनाया तो गया, लेकिन उनके भत्ते और बकाया वेतन कई सालों बाद 2007 में जाकर उन्हें दिए गए। सेना के वरिष्ठ अधिकारी और कई सम्मानित लोग इस व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। सैम ने देश के लिए जो किया, दूसरे विश्व युद्ध में 9 गोलियां खाकर भी जिंदा रहना, 1962 में सेना का मनोबल उठाना और 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाना, उसके बाद यह उपेक्षा उनके साथ अन्याय थी। लेकिन सैम ने इस बारे में कभी शिकायत नहीं की। उनकी चुप्पी उनकी महानता का सबूत थी। वे वही सिपाही थे जिनके लिए देश की सेवा ही सब कुछ थी, न कि पुरस्कार या सुविधाएं। सैम की इस उपेक्षा को देखकर कई साल बाद एक कोशिश की गई। साल 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पहल की। उन्होंने सैम को पिछले 30 सालों का बकाया वेतन देने के लिए 1.3 करोड़ रुपए का चेक भेजा। यह एक छोटा सा प्रयास था उस सिपाही को सम्मान देने का जिसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। चेक के भुनाए जाने से पहले ही सैम इस दुनिया से रुखसत हो गए। 27 जून 2008 को 94 साल की उम्र में सैम मानेकशॉ निमोनिया से जूझते हुए तमिलनाडु के वेलिंगटन में सैन्य अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह गए। कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे, मैं ठीक हूँ। यह सैम की वही जिंदा दिली थी जो आखिरी सांस तक उनके साथ रही। उन्हें उनकी प्रिय पत्नी के बगल में दफनाया गया, जिनका 7 साल पहले निधन हो गया था। कहते हैं आंधियां चाहकर भी उनके जज्बे को तोड़ नहीं पाई। वे एक सिपाही की तरह जी और एक सिपाही की तरह ही दुनिया छोड़ गए। सैम मानेकशॉ की मृत्यु के बाद जो हुआ
वह और भी दुखद था। देश के पहले फील्ड मार्शल के अंतिम संस्कार में न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न रक्षा मंत्री और न ही सेना, नौसेना या वायुसेना के प्रमुख मौजूद थे। यह उस सिपाही के साथ सबसे बड़ा अन्याय था जिसने अपनी जिंदगी भारत की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। लेकिन सैम की विरासत इतनी बड़ी थी कि वह भारत की सीमाओं को पार कर गई। बांग्लादेश, जिसे सैम ने 1971 में आजादी दिलाई, वे उनके निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने सैम को अपने देश की नींव रखने वालों में से एक माना और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि उस सिपाही के लिए थी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। और आज वही बांग्लादेश हमारा दुश्मन बना बैठा है। शायद वह अपनी उत्पत्ति को भूल बैठा है। खैर, सैम मानेकशॉ की यह कहानी सिर्फ एक सिपाही की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, बेबाकी और देशभक्ति की मिसाल है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन की गोलियों से लेकर सत्ता के दबाव तक हर चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार किया। उनकी हाजिर जवाबी, उनकी रणनीति और उनकी मानवता ने उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के महान सैन्य कमांडरों में शुमार किया। सैम ने हमें सिखाया कि सच्चा सिपाही वही है जो अपने देश के लिए जिए, अपने सैनिकों के लिए लड़े और सच के लिए कभी न झुके। उनकी मोटरसाइकिल का मजाक हो या इंदिरा गांधी को स्वीटी कहना, सैम ने हर पल में दिखाया कि जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जिया जा सकता है, बशर्ते दिल में देश के लिए आग हो। आज सैम बहादुर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मशाल अभी भी जल रही है। हर सैनिक की वर्दी में, हर जय हिंद की गूंज में और हर उस दिल में जो भारत के लिए धड़कता है। जब तक भारत है तब तक सैम बहादुर जिंदा है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी आंधियां आई, अगर जज्बा अटल हो तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। सैम मानेकशॉ सिर्फ एक नाम नहीं, वे भारत का गौरव हैं और उनकी गाथा हमेशा अमर रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप सैम बहादुर जैसे एक और महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रेरणादायक कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। उनकी जीवनी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे एक इंसान अपने विचारों और कर्मों से पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। तब तक आप लोग अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।